9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। अभी हम पार्ट 3 यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मैं भूषण उज्जैनकर फिर से आपका स्वागत करता हूँ पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज के टॉपिक क्या है, आज के गोल क्या है, ये पहले हम देख लेंगे। आज हम कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे बेटा? तो आज हम कवर करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रेडी हो आप सब लोग? रेडी हो कि नहीं? रेडी आपको होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं पड़ेगा। अगर आप रुक जाते हो तो सारी चीजें वहां पे आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी रहने वाली नहीं। इसलिए अगर आप चल रहे हो, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, पॉसिबिलिटीज रहेंगी। अगर आप रुक गए तो पॉसिबिलिटी भी नहीं रहेगी। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे है स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका फॉर्मूला लेना है अपने को। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो देखिए एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे आपने एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपने फैन ऑन किया। क्या किया आपने? फैन ऑन किया। चलो, फैन ऑन किया आपने तो, और आपको जो है ना वहां पे 3 से 4 उसके अंदर क्या है, स्पीड के वेरिएबल्स है। आप 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे उसको रख सकते हो। तो जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी समर चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको 4 पे रख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप उसको जब 4 पे लेके जा रहे हो तो आप उसको 0, पहले तो आपने स्टार्ट किया, फिर आप उसको 1 पे लेके गए, फिर आप उसको 2 पे लेके गए, 3 पे लेके गए और 4 पे लेके गए। और जो उसका बटन है वो हमेशा आपको कैसा, एसी तो नहीं है, एसी तो हम डायरेक्ट मतलब उसको अगर 20 पे है तो उसको 30 पे लेके जाएंगे, 30 पे है उसको 20 पे लाएंगे। तो डायरेक्ट हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो फैन है तो फैन में जो बटन लगाया हुआ है तो उससे आपको धीरे धीरे उसको एसेलरेट करवा के ही आगे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 1 से डायरेक्ट 4th पे जा सकते हो, आपको उसको एसेलरेट करवा के ही आगे जाना पड़ेगा। तो ये सर्कुलर मोशन है। तो फैन जब आप 0 से आपने स्टार्ट किया, फिर 1 2 3 4, तो उसको आप आगे लेके गए, तो 4 स्टेप में आप उसको आगे लेके गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हर बार जो स्पीड है वो चेंज हो रही थी। हर बार क्या हो रही थी, स्पीड चेंज हो रही थी। जो वेलोसिटी है, ठीक है ना। आप यहाँ पे सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन की भी बात होती, डायरेक्शन की भी बात होगी। डायरेक्शन की बात क्यों होगी, देखिए जरा, डायरेक्शन की बात क्यों होती तो देखिए, ये अगर एक रेक्टेंगल है, कोई ग्राउंड है ग्राउंड है, और आप यहाँ पे चक्कर लगा रहे हो। आपकी स्पीड कितनी है? आपकी स्पीड है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ पे है समझो 5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। अब यहां से ये ऑब्जेक्ट निकलेगा, अब यहाँ पे जाएगा, टर्न लेगा, यहाँ पे बाद में यहाँ पे जाएगा, टर्न लेगा, यहाँ पे टर्न लेगा, यहाँ पे टर्न लेगा, और फिर से वापस अपनी जगह पर आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा टर्न लेते लेते, मतलब रेक्टेंगल अगर है तो 4 कॉर्नर पे 4 टर्न लेगा और फिर से वापस आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, अगर हमने बोला कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसको डायरेक्शन तो चेंज करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस मोशन में आप ऐसा बोल सकते हो कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी बदल रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होने से वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। अगर डायरेक्शन बदलती है तो वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है ना। अभी रेक्टेंगल लिया था हमने, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेंगे कोई हेक्सागोन। देखिए हमने हेक्सागोन ले लिया, क्या लिया हमने, हेक्सागोन। अब हेक्सागोन लेने के बाद में क्या होता है, देखो यहाँ पे आप हो, दिख रहा है सबको, यहाँ पे आप हो, उसके बाद आप यहाँ से निकले तो पहला टर्न आपने यहाँ पे लिया, उसके बाद यहाँ पे आपने टर्न लिया, फिर से यहाँ पे आप टर्न लोगे, यहाँ से फिर से टर्न लोगे, यहाँ से फिर से टर्न लोगे, और फिर यहाँ पे भी टर्न लोगे, और फाइनल एक टर्न लेके यहाँ पे आओगे। तो इसमें ये हेक्सागोन है, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 साइड्स है, और 6 इसके अंदर क्या है, कॉर्नर्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप उसको चक्कर लगा रहे हो तो आपको 6 बार अपनी डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया हेक्सागोन, ये हो गया रेक्टेंगल। तो इसमें अगर आपने साइड बढ़ा दिए तो जितने ज्यादा साइड्स आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा टर्न आपको लेना पडेगा, तितकी जास्त तुम्हाला काय घ्यावे लागतील, टर्न घ्यावे लागतील। मग तुम्ही समजा सर्क्युलर पाथ मध्ये जर तुम्ही फिरत आहात तर काय होणार पहा, अगर आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो तो क्या होगा,
आप यहां से निकले, आपको यहाँ पे टर्न लेना पड़ा, यहां से निकले आप यहाँ पे आपको टर्न लेना पड़ा, यहां से निकले यहाँ पे टर्न लेना पड़ा। तो कंटिन्यूअसली आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको टर्न लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन में अगर आप चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि स्पीड कांस्टेंट हमने रखी है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रखने के बाद भी, ठीक है ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो आप मेंटेन कर सकते हो। जैसे आपने फैन को ऑन किया, उसको आप 4 पे लेके गए, तो आपने पहले तो 4 स्टेप में उसकी वेलोसिटी आपने चेंज की, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड आपने चेंज किया। तो आप इसके बाद ऐसा नहीं बोल सकते कि देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन हर बार बदल रही है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है, इसलिए वो वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रकार की मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको, उस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। भले ही आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा हो, लेकिन डायरेक्शन हर बार बदल रही है, इसलिए वो जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो मोशन कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ये फॉर्मूला मैं पढ़ाता हूं आपको, कोई टेंशन ना लीजिए आप। पहले आपको समझना है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी कैसे घूमती है और वहां पे उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं। ये बात हो गई। अब देखो ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैं तुमको बता देता हूं पहले कि स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये फॉर्मूला देख लीजिए क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला ये है कि ये जो सर्कल है, तो सर्कल की रेडियस कितने बेटा, सर्कल की रेडियस है समझो आर। तो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है, देखिए सरकमफेरेंस क्या होता है, आपने लिया है एक वायर, क्या लिया बेटा आपने, एक वायर लिया। अब इस वायर की लेंथ कितनी है, इस वायर की लेंथ है समझो 10 मीटर। अब 10 मीटर का आपने वायर लिया और इसी 10 मीटर के वायर से आपने सर्कल बनाया, ठीक है ना, सर्कल बनाया। अगर आप चाहते हो कि आपका सर्कल, आपने जो वायर लिया उसका सर्कल मेरे सर्कल की तरह ही अगर परफेक्ट बने, ऐसा अगर आप चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनानी पड़ेगी एक जो सोप सॉल्यूशन है। क्या बोला मैंने, सोप सॉल्यूशन, जो सोप सॉल्यूशन है वो आपको बनाना पड़ेगा। सोप सॉल्यूशन बनाने के बाद एक आपको कोई ऐसा एक फ्रेम लेनी है, इस सोप सॉल्यूशन में आपको उस फ्रेम को डीप करना है। जैसे ही आप इस फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डीप करते हो तो यहां पे एक लेयर बनेगी, ठीक है ना, इस सोप सॉल्यूशन की यहां पे लेयर बनेगी, ठीक है ना। अगर आपको जितना बड़ा सर्कल आपको बनाना है उतनी बड़ी सोप की फिल्म आपको बनानी पड़ेगी। तो आपने सोप की फिल्म बनाई, और ये जो वायर है जिसका आप सर्कल बनाना चाहते हो परफेक्ट, उसको इस सोप सॉल्यूशन में आपको फ्लोट करवाना है। फ्लोट करवाने के बाद, अगर आप इसको फ्लोट करवाते हो, तो फ्लोट करवाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक आपको फिल्म दिखेगी। और ये जो सर्कल है, ये जो वायर है, ये तो पहले तो एकदम यूनिफॉर्म दिखेगा नहीं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इस प्रकार से दिखेगा आपको, मतलब वायर ऐसा इस तरह से कुछ दिखेगा आपको। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि ये जो वायर के अंदर जो पार्ट है, वायर के अंदर का जो एरिया है, वहां पे अगर आप सोप सॉल्यूशन को वहां पे ब्रेक करते हो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये परफेक्ट सर्कल आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से किसी वायर से आप परफेक्ट सर्कल बना सकते हो। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोप सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, तो क्या है, उस वाटर सरफेस के ऊपर क्या है, वाटर सरफेस कैसा बिहेव करता है, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। उसका जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से वो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, और इसी वजह से जो सर्कल है वो आपको परफेक्ट सर्कल मिलेगा, क्योंकि इसकी जो साइड्स है उस साइड्स के ऊपर वाटर अपना फोर्स लगा रहा है, सरफेस टेंशन है वहां पे, इसलिए आपको एक ऐसी सर्कुलर जो फ्रेम है आपको बनती हुई नजर आएगी। तो बताने का मतलब क्या है कि अगर आपने वायर लिया 10 मीटर का और आपने उसको ऐसा सर्कल बनाया उसका, ठीक है ना, तो आपको पता है वायर की लेंथ अगर 10 मीटर है, तो ये सर्कल के बाउंड्री, जो सर्कल बनाया है आपने, उस सर्कल की बाउंड्री जो है वो भी कितने मीटर की रहेंगी बेटा, 10 मीटर की बाउंड्री रहेगी। उस सर्कल की बाउंड्री भी कैसी रहेंगी, 10 मीटर की रहेगी,
ठीक है ना। और ये जो 10 मीटर है यही क्या है बेटा, इस सर्कल का सरकमफेरेंस है, यही इस सर्कल का सरकमफेरेंस है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, पेरीमीटर, ठीक है ना, ये है इसका पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो ये आएगा 2πr, 2πr आएगा। चलो, तो ये हो गया सर्कुलर, ये हो गया सरकमफेरेंस के बाद देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, परफेक्ट सर्कल, ठीक है ना, देखिए, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी एनिमेशन, देखिए बेटा, तो सरकमफेरेंस तो आप समझ गए। तो अगर कोई पार्टिकल यहां से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है और ऐसा गोल घूम के वापिस आता है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, जो डिस्टेंस है वो 2πr के बराबर है, और ये डिस्टेंस नथिंग बट द क्या है, सरकमफेरेंस है। और जितना उसको टाइम लगा, ठीक है ना, जितना जितना उसको टाइम लगा उसको हम बोलेंगे टाइम इंटरवल, तो हम बोलेंगे टाइम इंटरवल। तो जो स्पीड है, ठीक है ना, जो स्पीड है उस स्पीड का फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है बेटा आपका 2πr, 2πr अपॉन टी। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड का। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अलोंग घूम रहा है, सर्कल के पेरीफेरी के अलोंग अगर घूम रहा है, तो उसकी स्पीड का फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। और कौन कौन से सीक्रेट यहाँ पे छुपे हुए हैं सर्कुलर मोशन में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में जो सेंटर होता है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो सेंटर होता है, तो इस बॉडी, जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स, क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए, ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल ही एक्ट करेगा। ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल ही एक्ट करेगा, ठीक है ना। जैसे आपने स्टोन लिया, आपके हाथ को आपने स्टोन लिया और थ्रेड उसको बांध लिया आपने, और आपके हाथ में आपने उसको पकड़ा है, अब आप उसको घुमा रहे हो, तो सारा जो टेंशन है वो आपके हाथ के ऊपर आएगा, सेंटर की तरफ आएगा, मतलब जो फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर मोशन परफॉर्म करने के लिए, वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल लग रहा है, ठीक है ना। देखिए, और बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट करना चाहती है, बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट करना चाहती है, वो अलोंग द टेंजेंट टू द पॉइंट, ठीक है ना, जहां पे, अगर ये पॉइंट यहां पे है, अगर यहां से ये छूटता है, तो ये कैसा मूव होगा, ये अलोंग द टेंजेंट मूव होने वाला है, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल ये मूव होने वाला है, ठीक है ना। इफ द पार्टिकल इज लोकेटेड ओवर हियर एंड इफ दिस पार्टिकल वांट टू escape from this circular motion, then he will move along the tangent at that point to the circle, ठीक है ना। तो वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगी, उसके अलोंग वो जो है पार्टिकल मूव करने वाला है। चलिए देखिए, तो ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपकी टेंजेंट। और देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है बॉडी का, वो यहाँ पे होने वाला है इस प्रकार से, और जो फोर्स लग रहा है ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल लग रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, क्या लगता है फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। देखिए जरा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स 90 डिग्री, तो द फॉर्मूला विल बिकम एफ एस इंटू जीरो, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, जीरो। ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी, जीरो। तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या होता है बेटा, जीरो। एवरी टाइम द इन सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय द बॉडी इज ऑलवेज जीरो। समझ में आ रहा है आपको, सर्कुलर मोशन में वर्क डन कैसा रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। ये हो गया। और क्या बता सकते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन में क्या होगा, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अभी हम डिराइव करने वाले हैं। एज यू नो,
तो फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है बेटा फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर दैट एक्सेलरेशन, देन यू कैन राइट m into v square by r. This is the formula for acceleration for a body performing circular motion. ठीक है ना, ये जो बॉडी परफॉर्म कर रही है सर्कुलर मोशन, फॉर दैट बॉडी एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r। ठीक है ना, ये कैसे आया, इसका 11th में 12th में आपको सर्कुलर मोशन चैप्टर है, सॉरी सर्कुलर मोशन भी नहीं है अभी, वो चेंज हो चुका है, वहां पे डायनामिक्स करके रोटेशनल डायनामिक्स ये चैप्टर आ चुका है, जो कि सभी सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन और रोटेशनल मोशन का इनका मिक्स कॉम्बिनेशन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पहले 12th में सर्कुलर मोशन सेपरेट चैप्टर होता था, अभी रोटेशनल सर्कुलर को कंबाइन करके वहां पे एक नया चैप्टर बनाया गया है, उसको बोलते हैं रोटेशनल डायनामिक्स। में आपको ये सारी चीजों का डेरिवेशन मिलेगा। अभी अगर आप करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि v स्क्वायर बाय r का डेरिवेशन आपको चाहिए, तो जब हम डीपीपी को डिस्कशन करेंगे लाइव सेशन में, तो वहां पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, इसका डेरिवेशन मैं आपको वहां पे बताऊंगा, बस आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे। तो v स्क्वायर बाय r, तो ये हुआ बेटा एक्सेलरेशन। तो ये जो फोर्स है उसका फॉर्मूला है अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने v लिया है वो लीनियर मोशन के लिए लिया है। इसके लिए लिया है लीनियर मोशन के लिए। जैसे पार्टिकल यहाँ पे है और आपने टाइम को ऑन किया, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है एट द सेंटर वो हो रहा है थीटा, और पार्टिकल ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लीनियर ही मानते हैं। ये जो मोशन है तो क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन ही मानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे जो थीटा कवर हुआ है, ठीक है ना, देखिए ये जो डिस्टेंस है वो लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी आएगी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है एंगल ट्रेस हो रहा है, तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में कवर हुआ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वहां पे आएगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो दो चीजें हैं, यहाँ पे आएगा ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या है बेटा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। यहां से आप निकले यहाँ पे पहुंचे, जो चेंज हुआ थीटा में, थीटा में जो चेंज हुआ उसी को बोलते हैं हम थीटा। अगर बहुत ही ज्यादा आपको डिस्टर्ब होता है ये, तो आप सिंपली लिख सकते हो थीटा अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना, इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देन अगर आप लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो आर्क लेंथ अपॉन टाइम आएगा। क्या आएगा बेटा, आर्क लेंथ अपॉन टाइम, आर्क लेंथ अपॉन टाइम। आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ है, ये क्या है बेटा, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन टाइम। ये है लीनियर वेलोसिटी और ये है एंगुलर वेलोसिटी। ऐसी बातें यहां पे हो रही है। ये जो है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एकदम सही बात। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें चल रही है अपनी इसके बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में। और जो एंगुलर वेलोसिटी है अगर ये भी चेंज होती है तो क्या बनेगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिला वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में भी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आपको मिलेंगे, लीनियर वेलोसिटी में चेंज हुआ तो लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और एंगुलर वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ तो वहां पे मिलेगा आपको एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी तो वो बनेगी अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी उसको बोलते हैं हम अल्फा। अल्फा मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये जो है तो लीनियर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है, और एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हो गई अपनी सर्कुलर मोशन के बारे में। चलिए फिर से वापस आते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब इतना ही है कि उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ना,
जो पार्टिकल, द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, फॉर दैट पार्टिकल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इन दैट केस वी विल से दैट मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बात सुनो, अगर कोई पार्टिकल है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। पंखे की स्पीड को फैन आपने लगाया, और फैन आपने लगाने के बाद, आपने फैन लगाया, फैन आपने ऑन किया, वहां पे उसकी जो स्पीड है आपने 5 पे रख ली एक बार, और उसके बाद आपने उसको चेंज नहीं किया अगले 1 आवर तक। तो पूरे 1 आवर तक जो उसकी स्पीड थी, जो उसकी मोशन थी, उसको आप बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे आप उसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। आ रही है बात समझ में आपको? इस प्रकार से ये हुई आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन क्या बोला है? डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपको ढूंढना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो देखिए, आपने क्या किया, जैसे फैन है, या फिर आप समझो कि एक डिस्क है, ठीक है ना, और इस डिस्क को हमने पाइवोट किया है। क्या किया आपने? पाइवोट, ठीक है ना। देखिए, ऐसा कोई आपने फलक्रम लगाया सर, फलक्रम लगाते ही हमें लीवर की याद आ गई। तो आपने क्या लगाया यहाँ पे? एक फलक्रम लगाया, और फलक्रम लगाने के बाद इसके ऊपर आपने कोई डिस्क ली है, और डिस्क आपने उसके ऊपर रख दी, और ये है उसका सेंटर। देखिए, ये है आपकी डिस्क, यहां पे आपने डिस्क रखी है, यस, यहां पे आपने डिस्क रखी, और इस डिस्क को आप क्या कर रहे हो? घुमा रहे हो, ठीक है ना। इसको आपने पाइवोट कर दिया, मतलब यहाँ पे ऐसा आपने पाइवोट कर दिया उस डिस्क को। डीआरएस नहीं ले रहा मैं, डीआरएस, इट इज नॉट डीआरएस, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आईपीएल देख रहे हो आप। तो यहाँ पे आपने डिस्क ले ली, उसको आपने पाइवोट किया, और पाइवोट लेने के बाद में क्या किया आपने? यहाँ पे आपने कॉइन रखा, और यहाँ पे कॉइन रखने के बाद आप उसको घुमा रहे हो। तो अगर आप उसको घुमा रहे हो तो कैसा घुमा रहे? देखो मुझे बताओ, आप उसको घुमा रहे हो, बताइए जरा। एंटी क्लॉकवाइज। कैसा घुमा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसको घुमा रहे हो। तो इस प्रकार से अगर वो मोशन कर रहा है, तो ये जो पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होगा, ठीक है ना। पहले तो स्टेबल रहने की कोशिश करेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके ऊपर, ठीक है ना, उसको कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, वहां पे एक उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है ना, थोड़ा सा वहां पे वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स इतना नहीं है कि उसको रोक पाए। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस फोर्स की वजह से वो यहां से प्रोजेक्ट होगा। तो ये प्रोजेक्ट कैसा हो रहा है? अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो था, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट निकल रही है, उस टेंजेंट के अलोंग वो जा रहा है, टेंजेंट के अलोंग वो जा रहा है। इस प्रकार से वो मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट पे अगर आप यहां पे देखना चाहते हो, अगर आपने कॉइन को यहां पे रखा होता और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता, तो ये जो पार्टिकल है तो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता। अगर वो यहां पे होता, कहां पे होता सर? अरे वो मैं बोल रहा था कि हाँ, अगर वो यहां पे होता, देन इट विल गेट प्रोजेक्टेड टुवर्ड दिस डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। वहां पे वो क्या होगा? प्रोजेक्ट होगा। तो यही क्या है? डायरेक्शन। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो है, एट दैट पॉइंट यू नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड दैट पार्टिकल विल गेट प्रोजेक्टेड अलोंग दैट डायरेक्शन। ये है, इस प्रकार से हमने जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको डिटरमाइन किया। कैसे? एक कॉइन से। तो एक कॉइन से क्या हो सकता है? ऐसा नहीं कि कॉइन से सिर्फ एक चॉकलेट खरीदा जा सकता है। एक कॉइन से हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉइन सिर्फ
चॉकलेट खरीदने के बराबर इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे हम बहुत सारे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी आपको बोला था कि फिजिक्स फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपके सराउंडिंग में है, आपके किचन से लेकर के जहां पे गाड़ी रिपेयर हो रही है हर जगह पे फिजिक्स आपको दिखेगा। फिजिक्स के लिए आपको कहीं आर्टिफिशियल चीजों को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में ही फिजिक्स है। आपको जानना है बस कि वहां पे उसका मैकेनिज्म किस प्रकार से हो रहा है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ, ये आपको पढ़ना है। फर्स्ट लॉ क्या है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसको बताना चाहूंगा। सबसे पहले बात समझो, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स मतलब क्या, मैं यहां पे खड़ा हूं और अगर फैन की हवा मेरी तरफ आ रही है तो क्या उस फैन की एयर की वजह से क्या मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? ठीक है ना। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइन बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ एयर ड्यू टू फैन? ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। जो अगर मैंने टेबल पे पेजेस रखे हैं तो वो पेजेस वहां पे उड़ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो फोर्स इतना नहीं है कि वो मुझे उड़ा के लेके जाए। समझ में आ रहा है? वहीं पे अगर कोई स्टॉर्म आता है वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठा के लेके जाएगा अपने साथ। तो आप कंपेयर करो, फैन की हवा चल रही है तो पेजेस उड़ रहे हैं, तो उन पेजेस के लिए वो पेजेस इतने स्ट्रांग नहीं है कि उस फोर्स को वो बैलेंस कर पाए, ठीक है ना। लेकिन हम इतने स्ट्रांग है कि फैन को ऑन करने के बाद भी हम उसी जगह पे रहेंगे जहां पे हम हैं। तो हमारे लिए वो फोर्स कैसा हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है ना। वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो फोर्स आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता वो आपके लिए हो गया बैलेंस फोर्स। लेकिन पेजेस के लिए जो फैन की हवा चल रही है वो उसको रोक नहीं सकते, उसको अपोज नहीं कर सकते, तो वो फोर्स उसके लिए हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। एकदम सिंपल सी बात। बैलेंस फोर्स जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसका आपके ऊपर कुछ इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम बैलेंस फोर्स। लेकिन किसी फोर्स का आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, इन दैट केस यू विल से दैट दैट फोर्स इज अनबैलेंस फॉर यू। बैलेंस फोर्स, the force acting on a body, the force acting on a body, acting on a body, acting on a body which cannot displace, the force acting on a body which cannot displace it, ठीक है ना। जो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट तो हुआ, लेकिन उसकी वजह से उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसके मोशन के ऊपर कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ, दैट फोर्स वी कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, बैलेंस फोर्स, ठीक है ना। या फिर तुम उसको ऐसा भी लिख सकते हो, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच कैनॉट चेंज, विच कैनॉट विच कैनॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। विच कैनॉट ब्रिंग अ बॉडी एट रेस्ट, विच कैनॉट मूव अ बॉडी इन विच कैनॉट ब्रिंग अ बॉडी इन मोशन विच इज एट रेस्ट। जो बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में नहीं ला सकता। जो बॉडी मतलब एक्ट तो होगा, लेकिन जो बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में नहीं ला सकता। जो मोशन में है उसको स्टॉप नहीं कर सकता, और जो मोशन में है उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। एक्ट होगा लेकिन ये कुछ भी नहीं करेगा, दैट टाइप ऑफ फोर्स वी कॉल बैलेंस फोर्स, ठीक है ना। इसको लिखने के लिए आप उसको और भी लंबा चौड़ा लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि ये ऐसा होता है, ठीक है ना। अपने को काम किसका है, अपने को तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं, बस मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा था। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। A force which can which can bring a body in motion which is at rest, which can stop a body which is moving, then this type of force can change the direction of motion of a body. So all this kind of force we call unbalanced force for that particular body, ठीक है ना। unbalanced force which it is a force, it is a force which can make changes in body, ठीक है ना। अब कौन से चेंजेस
कौन से वो चेंजेस है ये मैंने आपको सारे बता दिए। रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आएगा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी उसकी वजह से चेंज हो जाएगी। सच टाइप ऑफ फोर्स वी कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, जो बॉडी को डिस्प्लेस करवा देगा। ठीक है ना। अब कौन से चेंजेस उसमें आएगा, रेस्ट टू मोशन, क्या आएगा बेटा उसमें, रेस्ट टू मोशन, रेस्ट टू मोशन में लाएगा इस प्रकार के चेंजेस। ठीक है ना। मोशन टू रेस्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो सारे प्रकार के चेंजेस वो बॉडी के अंदर लाएगा। तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें आपको ये इन चीजों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है अपने को, अ बॉडी रिमेन्स in a state of rest, or uniform motion, or uniform motion unless it is acted upon, unless it is acted upon by external unbalanced force। कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, उसको बोलते हैं हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब तक बॉडी, ठीक है ना, जब तक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक बॉडी अपनी जगह पर ही रहेगी। जैसा काम चल रहा था उसका वैसा ही चलता रहेगा। अगर वो रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेंगी, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता नहीं तब तक। और बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इस पेज के ऊपर। ठीक है ना। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो आपको क्या बोला, जितनी भारी बॉडी रहेगी, जैसे कोई पर्सन है जिसको एक प्रकार का काम करने की आदत हो चुकी है, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके स्कूल के लेवल के ऊपर, ठीक है ना, लेकिन आपको आदत हो चुकी है स्कूल का थियरी वाला पेपर लिखने की, लेकिन जैसे आप स्विच करोगे मोशन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पे तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको आदत नहीं है तो उस प्रकार से आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है ना। फिर आप क्या कर रहे हो, तो आप उस एग्जाम को अवॉइड कर रहे हो, नहीं मैं ये करूंगा नहीं, मैं ये करूंगा नहीं। उसकी वजह से आपकी जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आ रहा है समझ में। तो बाहर से फिर आपको कोई, आपके टीचर, आपकी मम्मी, आपके पेरेंट्स, आपके पिताजी आपको थोड़ा डांटेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा डिशुम डिशुम होगा वहां पे, और डिशुम डिशुम होने के बाद में आपके ऊपर एक्ट हुआ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, और जैसे आपके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ तो आपने अपने डायरेक्शन को बदला, फिर आप पेपर सॉल्व करने लगे, और धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा है कि आपको एमसीक्यू के पेपर भी, उसके अंदर भी आपको अच्छे मार्क्स मिलने लगे। तो क्या हुआ, पैटर्न चेंज हुआ तो आपको चेंज होने में तकलीफ हुई, तो चेंज होने में तकलीफ हुई, या फिर आप चेंज करना नहीं चाहते थे, जैसा आपका पैटर्न चल रहा था वैसा आप उसको चलवा रहे थे, उसको आप वही जो आपकी स्ट्रेटेजी थी उसको आप चला रहे थे, लेकिन जैसे ही आपको पता चला, आपके पेरेंट्स को पता चला कि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो उन्होंने पैटर्न थोड़ा चेंज करवाया, और आप जब मान नहीं रहे थे तो आपके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट किया, हो सकता है समझा के, हो सकता है आपको डिशुम डिशुम करके, और फिर आप कन्वर्ट हो गए, तो आप अभी दोनों तरफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। समझ में आ रहा है। तो ये होता है, बॉडी क्या करती है, बॉडी को जैसी आदत हो चुकी है काम करने की, बॉडी वैसे ही रहेगी। अब उसमें फिजिक्स में ऐसी बात है कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, उसका उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ताकि उसको हम कन्वर्ट कर सके। जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन एक जगह पे रुकी हुई है, तो उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसको मोशन में लाने के लिए इंजन को बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के बॉडी मोशन में आएगी। ठीक है ना। तो जितना बड़ा मास, उसके पैटर्न को चेंज करने के लिए, उसके जो रेस्ट वाले मोशन को चेंज करने, रेस्ट वाली स्टेट को चेंज करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ा, तब जाकर के गाड़ी मोशन में आई। और जब वो मोशन में आ गई तो उसको रोकने के लिए भी आपको टाइम लगा, ज्यादा फोर्स लगा, तब जाकर के वो गाड़ी किसी स्टेशन पे रुकी। समझ में आ रहा है। तो जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक बॉडी वही परफॉर्म करती रहेगी, वही मोशन परफॉर्म करती रहेगी जैसी वो पहले कर रही थी। चलिए, ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। चलिए अभी न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहां पे एक स्फीयर है,
और ये स्पीयर आके कोलाइड हुआ इस सरफेस के ऊपर, ये स्पीयर आके कोलाइड हुआ इस सरफेस के ऊपर। सही बात है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए बेटा, यहां पे आपने एक स्पीयर लिया और वो यहां पे आके कोलाइड हुआ और फिर वो इधर डाइवर्ट हो गया, इधर डाइवर्ट हो गया 1 और 2। समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखिए जरा, मास, इसका मास कितना है m, का मास कितना है, कलर चेंज कर लो सर, दिख नहीं रहा है। अरे बिल्कुल दिखेगा आपको, कलर भी चेंज कर लेंगे, mv, ये भी नहीं दिख रहा है। और दूसरा यूज करेंगे, ठीक है ना, शांति का कलर, व्हाइट कलर, MU, MU। देखा आपने, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मास है इसका, इसकी वेलोसिटी कितनी है, u, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है। अब देखो ये पार्टिकल यहाँ पे आके कोलाइड हुआ, उसके बाद में इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगा, तो फोर्स लगने से ये क्या हुआ, डाइवर्ट हुआ, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो v हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, v हो गई। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे आया, कोलाइड हुआ, उसके बाद में इधर जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, जो इनिशियली थी, अब वो वैसी नहीं रही, अब वो चेंज हो चुकी है। क्यों चेंज हुई है, क्योंकि फोर्स एक्ट हुआ है इसलिए। और मुझे बताइए, कोई भी अगर चेंज होता है, तो अगर MU MV में कन्वर्ट हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो टाइम यहाँ पे कंज्यूम तो हुआ ही होगा, ठीक है ना। तो हर चेंज के लिए टाइम लगता है। तो जो फोर्स एक्ट हुआ, तो इस फोर्स ने क्या किया, देखिए जरा, फोर्स की वजह से क्या हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज चेंजिंग द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एंड फॉर दैट मोमेंटम इट इज टेकिंग टाइम, फॉर दैट चेंज इन मोमेंटम इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। तो m ये है आपका फाइनल मोमेंटम, ये है आपका इनिशियल मोमेंटम, और कितना लगा टाइम, तो t इतना टाइम आपको लगा है। तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स क्या करेगा, बॉडी के सेकेंड लॉ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये देखो, इसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, m को कॉमन ले लेंगे, m और t को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, v माइनस यू बचा। अब क्या होता है देखिए, v माइनस यू, क्या किया आपने, आपने मास को कॉमन ले लिया और बचा क्या ब्रैकेट में, v माइनस यू बचा है ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय हम t करेंगे। तो जो v माइनस यू है, तो ये है चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पे टाइम दिया है। और हमने वीडियो के ये जो चैप्टर उसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा। तो यहाँ पे m आएगा और यहाँ पे a आएगा, ये है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो क्या हुआ, फोर्स एक्ट होने की वजह से बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज होता है, और मोमेंटम चेंज होता है तो उसको हम इस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बनेगा आपका, इस फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू M इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, सेकेंड लॉ अगर आपको लिखना है तो न्यूटन सेकेंड लॉ इस प्रकार से लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सर का, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आपको पढ़ना है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आपको पढ़ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ना है। देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, the rate of change of momentum is directly proportional to the force acting on a body, to the force acting on a body। ऐसा भी आप लिख सकते हो, या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। दोनों भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, दोनों भी मैंने आपको समझा दिए। चलिए आगे है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा कि हमने देखा कि ये है अर्थ और ये है मून, तो क्या आपको पता है, जो मून है वो अर्थ की चक्कर लगाता है, घूमते दोनों भी है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, मून अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है, और मून अर्थ के भी चक्कर लगाता है,
और अर्थ सन की चक्कर लगाती है, मतलब सभी घूमते हैं, वो सभी वो क्या करते हैं, घूमते हैं। अब देखिए ये जो मून है ऐसा चक्कर लगा रहा है अर्थ के अराउंड, समझ में आ रहा है, इलिप्टिकल पाथ परफॉर्म करके ऐसा एक रिवोल्यूशन कर रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है ना। तो पता है आपको अर्थ मून के अंदर क्या कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, मून को एसेलरेट कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, मून को एसेलरेट कर रही है। और अगर कोई चीज एसेलरेट होती है तो न्यूटन सेकंड लॉ अपने को बोलता है कि अगर कहीं पे एसेलरेशन है तो डेफिनेटली वहां पे उस बॉडी के ऊपर फोर्स तो एक्ट हो रहा होगा। तो अगर मून के अंदर एसेलरेशन डेवलप होता है अर्थ की वजह से, अगर मून के अंदर एसेलरेशन डेवलप होता है अर्थ की वजह से, मतलब डेफिनेटली अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आ रही है बात समझ में। तो बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि मून के ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही है, ठीक है ना, लेकिन ये बात गलत है। बात क्या है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा अर्थ मून पे फोर्स लगा रही है, सेम उसी तरह मून भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो आप बोलेंगे सर ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर अर्थ मून को खींचेगी तो मून भी अर्थ को खींचेगा, अगर अर्थ अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगी तो मून भी अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, लेकिन अर्थ मून के अराउंड क्यों नहीं घूम रही, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। रीजन क्या है, रीजन देखिए कि फॉर्मूला जो हमने लिखा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा अच्छी तरीके से लिखना चाहूं तो ये इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो एक बात आप समझ लो कि मास जितना ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा। तो आपने फोर्स तो निकाल लिया, इस इन दोनों का जो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो तो आपने निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ऐसा आपने लिखा। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपने फोर्स तो निकाल लिया, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको आपने निकाल लिया, क्या बात है, निकाल लिया आपने फोर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इन दोनों में अगर आप देखना चाहो तो यही फोर्स अर्थ के ऊपर भी एक्सर्ट होगा, यही फोर्स मून के ऊपर भी एक्सर्ट होगा, सेम फोर्स दोनों के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। लेकिन समस्या ये है, समस्या ये है कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, अगर, ठीक है ना, तो फोर्स जितना होगा उतना ही एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। तो देखो, तो फोर्स अगर हम देखें तो एम ई, तो ये जो फोर्स है वो अर्थ के मास के अकॉर्डिंग इतना कम है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। तो देखिए अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन बहुत ही कम प्रोड्यूस होने वाला है, बहुत ही कम एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला है। आ रही है बात समझ में। और अगर मून की अगर आप बात करो तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो यहाँ पे फोर्स तो वही है, तो ये F अपॉन एम मास ऑफ मून बोलेंगे इसको, मास ऑफ मून। तो यहाँ पे देखो मून का मास बहुत कम है इन कंपेयर टू दिस फोर्स, तो उसके अंदर ज्यादा, सॉरी एरोज मैंने गलत लिख लिए, हाँ, मून का मास बहुत कम है, इस फोर्स के अकॉर्डिंग कलर भी चेंज करना पड़ेगा, हाँ व्हाइट कलर हम ले लेते हैं यहाँ पे, कि मून का मास इतना कम है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा क्रिएट होगा इन कंपेयर टू अर्थ, इसलिए घूमेगा कौन, मून, अर्थ घूमेगी नहीं। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्टेटमेंट लिख लो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझना है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बोलता है, क्या बोलता है बताइए जरा, टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन there is there is there is equal and opposite reaction, there is equal and opposite reaction,
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है ना। अब देखिए इसका यूज करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको अपने को प्रूव करना है, किसका यूज करके, न्यूटन थर्ड लॉ को यूज करके। देखिए जरा, जरा देखिए आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि आपको करना ये है कि इस पेज को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है बेटा। इस पेज को पहले आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। देखिए आपको देखिए ये है एक बॉडी, हाँ सर ठीक है, ये है दूसरी बॉडी, हाँ सर ये भी ठीक है। तो इसका मास तो बोलो ना क्या है, तो ये देखो इसका मास है, क्या मास है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ये भाग रहा है इस दिशा में, ये भाग रहा है इस दिशा में। सर दोनों एक ही दिशा में तो जा रहे हैं। हाँ आगे बढ़ते, हाँ हाँ ज्यादा मत बोलो। देखिए इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखिए एक पॉइंट पे आकर ये दोनों बॉडी, मतलब देखिए दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये जो पीछे वाली बॉडी है इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है इन कंपेयर टू सेकेंड बॉडी। तो क्या होगा, क्या होगा सर, तो ये दोनों बॉडी एक पॉइंट पे आके कोलाइड होंगे, एक पॉइंट पे आके कोलाइड होंगे। अब कोलिजन के बाद क्या होगा सर, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद में दोनों की जो वेलोसिटी है वो बदल जाएंगी। इसका मास, सर मास तो वही रहेगा, इसका भी मास वही रहेगा, और इसकी जो वेलोसिटी है, इन दोनों की वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, m1 m2 u1 u2, ये है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। यहां पे कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद में दोनों की वेलोसिटी बदल गई, ठीक है ना। कोलिजन इतना भी ज्यादा जबरदस्त नहीं है कि पार्टिकल के टुकड़े हो जाए, उसका मास ही चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, एकदम नॉर्मल कोलिजन हुआ है लेकिन उसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज हुआ है, ठीक है ना। ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और एकदम से जो है बैट्समैन कोई बैटिंग कर रहा है और हर बार तो ऐसा होगा नहीं ना कि एकदम से बैट ही टूटेगी हर बार, ऐसा होगा नहीं। ऐसा कोलिजन हर बार नहीं होगा कि एकदम बैट ही टूट जाएगी बॉल से, ऐसा होगा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना। हाँ देखिए आगे क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है बेटा, कैलकुलेट करना है आपको, वाह बस कैलकुलेट करो। कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन आपको मोमेंटम क्या करना है, काउंट करना है। तो आपने क्या किया, आपने किया यहां पे लिखा है, आपने क्या लिखा, आपने लिखा यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2, m2u2, ये क्या है, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम है ये, इनिशियल मोमेंटम, एकदम सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अब देखो ये हो गया पहला पार्ट, अभी हम देखेंगे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखो फटाफट, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एकदम सही बात है, वेरी गुड। देखिए यहां पे आप लिखोगे m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फाइनल मोमेंटम, इसको हम बोलेंगे बेटा फाइनल मोमेंटम, वेरी गुड। चलिए अब हुआ क्या, अभी आपको निकालना है। देखिए पहली बॉडी इसको जाके कोलाइड हुई, अब कोलिजन के बाद में दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना, और उस फोर्स से क्या हुआ, दोनों की भी वेलोसिटी चेंज हो गई, दोनों का भी मोमेंटम चेंज हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड, ठीक है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अनदर बॉडी, ठीक है ना। जैसे
जैसे कोई चीज जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको मैंने धक्का दिया तो ये भी मुझे धक्का देगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा, ठीक है ना। बुलेट को आपने फायर किया तो बुलेट तो आगे जाएगी लेकिन गन पीछे जाएगी। दोनों ही फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं लेकिन फोर्स तो एक्ट हो रहा है दोनों के ऊपर लेकिन अपोजिट है। कैसा है फोर्स? अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आई। और ये किसकी वजह से? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। किसकी वजह से आया बेटा ये स्टेटमेंट? ठीक है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दोनों ही फोर्स जब एक्ट होता है दोनों बॉडी के ऊपर होता है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये है बेटा मोशन का थर्ड लॉ। क्या बात है। चलो तो F1 कितना है? कितना है F1? देखो F1 क्या है? F1 मतलब ये देखो, इस बॉडी के बारे में देखो, अभी इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचना है और उस देन इसके बारे में सोचना है। तो पहले कितना था मोमेंटम? m1u1, बाद में कितना हुआ? m1v1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो लगा ना, कोलिजन हुआ तो कोलिजन में तो टाइम लगा ही ना। और टाइम फोर्स जब अप्लाई होता है, अगर कुछ चीजें चेंज हो रही है तो हर चेंज के लिए टाइम तो लगेगा ही। तो अगर मोमेंटम चेंज हुआ तो टाइम तो लगेगा ही। यहां पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू ये बनेगा। क्या बनेगा? देखिए जरा, ये है इसका इनिशियल, दूसरी बॉडी का ये है इसका इनिशियल मोमेंटम, ये है फाइनल मोमेंटम। तो सबसे पहले आपको देनी है माइनस साइन, और माइनस साइन देने के बाद में आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में आप लिखोगे m2 का फाइनल मोमेंटम और m2 का इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। वही टाइम जो आपने पहले लिया था, वही टाइम जो आपने पहले लिया था। और यहां पे टाइम को कैंसिल करेगा, टाइम को कैंसिल करेगा। और क्या बचेगा देखो जरा, यहां पे आपको बचेगा m1v1, ठीक है ना, देयरफॉर का भी साइन कैरी करना जरूरी है। m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये बनेगा, माइनस को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में तो ये बनेगा m2v2 प्लस m2u2। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है। देयरफॉर यहां पे देखिए कहीं पे भी माइनस साइन दिखनी नहीं चाहिए। तो ये देखो, ये है आपका m1v1, तो यहाँ पे जो m2v2 है उसको इधर लाओ सर। हाँ आपको ही लाना है सर। यहाँ पे ये माइनस इधर जाके प्लस हो गई तो ये बनेगा m2v2 इज इक्वल टू देखिए इज इक्वल टू ये जो m1v1 है तो इधर जाएगा और क्या बनेगा रे? देखो ये बनेगा m1u1 और जरा देखिए आगे ये बनेगा m2u2। तो अगर थोड़ा गौर से आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये है आपका, अरे क्या है, दिस इज योर इनिशियल मोमेंटम, दिस इज योर इनिशियल मोमेंटम। एकदम सही बात है। और ये है आपका फाइनल मोमेंटम, ये है आपका फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आ रहा है समझ में? तो 1 2 3 तो यही अपने को प्रूव करना था। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये अगर आपने कोई आइसोलेटेड सिस्टम ले ली, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि उसके ऊपर बाहर से किसी चीज का इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, ऐसी कंडीशन, ऐसा कोई एक सिस्टम। तो यहाँ पे ये है इनिशियल मोमेंटम, ये है फाइनल मोमेंटम, ये है इसका इनिशियल मोमेंटम, ये है फाइनल मोमेंटम। तो पहले दोनों बॉडी ट्रेवल कर रही थी, उसके बाद दोनों बॉडी कोलाइड हुई, और दोनों बॉडी कोलाइड होने के बाद में क्या हुआ, इनका दोनों का मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है ना, लेकिन इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वही टोटल इसका फाइनल मोमेंटम है।
तो क्या होता है, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट ही रहता है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। यहाँ पे इस चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया। इस चैप्टर के तीनों ही वीडियोस अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा। ये चैप्टर सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, समझ लो बात को। ये चैप्टर बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब आप 8 तक जो पढ़ रहे थे उसके कंपैरिजन में लेवल बहुत चेंज हो चुकी है। इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको समझाया है आपको। और ऐसा अगर आप समझा, इसी प्रकार से अगर आप इसकी पढ़ाई भी करते हो, ठीक है ना, धीरे 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 धीरे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि ये आगे जाकर के 10th में, आगे जाकर के 11th में, 12th में, हर जगह पे इसके कंसेप्ट आपको बार बार दिखेंगे, बार बार आपको परेशान करेंगे। इसलिए हमने बहुत डिटेल में ट्राई किया है ये इंफॉर्मेशन, ये जो कंसेप्ट है आपकी तरफ पहुंचाने के लिए हमने पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पे इसको हम समाप्त करते हैं, फिर हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो भी है आपके सिलेबस में, सेकंड चैप्टर फिजिक्स का, उसको हम पढ़ाने वाले। तो मैं भूषण उज्जैनकर आपको यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहता हूँ और इस सेशन को यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ।